Hello students, today we are going to start the last part of the chapter, that is dielectric polarization. Polar molecules, non-polar molecules. So before starting dielectric polarization, I should tell you what are polar molecules, what are non-polar molecules. तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने से पहले ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि पोलर मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स में दो तरह का कोई भी मॉलिक्यूल है हमारा, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है, सपोज वाटर का मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास है, उसमें दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में एक सेपरेशन होता है, एक स्मॉल डिस्टेंस होती है। तो स्टूडेंट्स जब इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। हमने पिछले चैप्टर में ये तो पढ़ाई है ना कि भाई प्लस और माइनस चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर स्मॉल डिस्टेंस पर रहेंगे तो डाइपोल्स रहेंगे। तो बस यही होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं। बट स्टूडेंट्स उनका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नहीं बन पाता बिकॉज दीज डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। तो अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा वो किसी भी डायरेक्शन में जीरो हो जाता है। ओके, दूसरी तरफ पोलर मॉलिक्यूल्स में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड करते हैं, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉन्साइड विद द नेगेटिव चार्ज, सो कोई डाइपोल मूवमेंट ही नहीं बनता, नेट डाइपोल मूवमेंट वैसे ही जीरो होता है। अब होता क्या है कि चाहे तो हमारा पोलर मॉलिक्यूल है चाहे हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, हमें जो अंडरस्टैंड करना है, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स व्हेन दीज पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या समझना है, हमारा क्या काम है, हमारा काम ये देखना है कि भाई जब हम किसी मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर चाहे तो वो हमारा पोलर मॉलिक्यूल है चाहे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें एक नेट डाइपोल मूवमेंट बिल्डअप हो जाएगा और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। आपको ये मालूम है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में F इज इक्वल टू QE, ये तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला ही है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन अगर आपको याद है सो ये E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट होती है, सो F इज इक्वल टू QE हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है और नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के अपोजिट लगती है। तो इसीलिए हमारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं दे गेट शिफ्टेड, देयर इज ए शिफ्ट, there is a change in their position in external electric field, so this phenomena is called dielectric polarization। तो ये dielectric polarization क्या होता है, please understand, when a non-polar dielectric is held in an external electric field, the two centers of positive and negative charge means these are the points where entire positive charge is concentrated and entire negative charge is concentrated। So these two centers of पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड, दे गेट शिफ्टेड, वो अलग अलग हो जाते हैं, उनमें एक नेट डाइपोल मूवमेंट बिल्डअप हो जाता है एंड मॉलिक्यूल इज सेट टू बी पोलराइज्ड एंड ए डाइपोल मूवमेंट इज डेवलप्ड इन ईच मॉलिक्यूल। तो पोलराइजेशन का मतलब होता है शिफ्टिंग। आपने पोलराइजेशन का सिंपल, अगर लिटरली आई शुड टेल यू, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि भाई एक से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। इट इज़ वेरी कॉमन थिंग इन इलेक्शंस, पॉलिटिशियंस do the polarization of votes, so particular community votes are shifted in one particular party। So similarly this is polarization of electric charges। So polar dielectric का क्या होता है, polar dielectric में भी ऐसा ही होता है। a polar dielectric also develops a net dipole moment in an external field but different region, उसका region different है कि भाई पोलर में क्यों, एक्चुअल में क्या होता है, नॉन पोलर में तो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्साइड करते हैं, इसलिए पोलर में डिफरेंट बट फॉर डिफरेंट रीजन। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल द डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड
एंड टोटल डाइपोल मोमेंट 0। एक्चुअल में होता क्या है कि पोलर में तो क्या होता है, डाइपोल्स होते हैं लेकिन टोटल डाइपोल मोमेंट 0 होता है क्योंकि डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। तो जब एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स अलाइन विद द फील्ड एंड ए नेट डाइपोल मोमेंट इज डेवलप्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन सिंपली, very simply, if I should tell you in one line, dielectric polarization is the phenomena of developing a net dipole moment inside a dielectric in presence of an electric field। तो induced, अब मैंने आपको बताया कि dipole moment build up होता है। so induced dipole moment जो per unit volume होता है that is P is equal to alpha epsilon naught E naught। E naught is external electric field, alpha is called the molecular polarizability, its unit is meter cube। if a total capital N is the number of atoms per unit volume, then dipole moment per unit volume P is equal to NP, dipole moment per unit volume। this is called electric polarization। this is generally asked in the exam। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो ये आप इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैपिटल P वेक्टर को यहाँ ध्यान से देखें, दिस इज NQX, सेपरेशन बिटवीन प्लस माइनस चार्जेस। तो यहाँ पर अब देखो, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको ये जानना होगा कि अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, पहली बात तो ये समझें डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी जो नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब है, इसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो प्लेटों के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके अंदर रखने से क्या होगा, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा अपोजिट, क्योंकि प्लस की तरफ माइनस चार्ज आएंगे और माइनस की तरफ प्लस आएंगे। ये तो आप जानते ही हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल। तो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस। दिस EP इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पहले से ही है, तो टोटल इनसाइड हो गया E नॉट माइनस EP। और स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस E इज इक्वल टू E नॉट बाई के, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे हम इसका यूज करेंगे। E इज इक्वल टू E नॉट बाई के। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर किसी डाई इलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है और उसकी वैल्यू होती है E नॉट बाई के। E नॉट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, K इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब इसी में एक छोटी सी टर्म है जिसको हम पढ़ेंगे, कई बार कभी कभी पूछ लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी मीन्स दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मटीरियल, हाउ ससेप्टेबल द मटीरियल इज। So what happens? It is found that this P जो होता है ना, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं हम काई, चाई CHI सिंबल है ये, काई भी बोलते हैं इसको, चाई भी बोलते हैं। वेयर दिस काई इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी विच डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक बिहेवियर। मतलब इससे ससेप्टिबिलिटी से हमें ये पता लगता है कि हाउ इजीली ए डाइलेक्ट्रिक कैन बी पोलराइज्ड, किसी डाइलेक्ट्रिक को कितनी आसानी से पोलराइज कर सकते हैं। तो यहाँ से E इज इक्वल टू E नॉट माइनस P बाई एप्सिलॉन, E नॉट माइनस दिस एप्सिलॉन XC अपॉन दिस। तो ये रिलेशन आ गया 1 प्लस काई E इज इक्वल टू एप्सिलॉन R। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। तो ये डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है, ये भी डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब नॉन कंडक्टिंग। सो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता ही है, बट नॉन कंडक्टर के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। तो डाइलेक्ट्रिक को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हो जाता है और वो होता है E इज इक्वल टू E नॉट बाई के। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अब आपको इस आर्टिकल का कंक्लूजन बता रहा हूं, इसमें आपको याद क्या रखना है। इसमें आपको एक तो ये याद रखना है कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हो जाता है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E नॉट बाई के। बस यही एक रिजल्ट है जिसको हम आगे आने वाले आर्टिकल में यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स कम बैक, लेट अस कम बैक टू अवर द टॉपिक। मेन टॉपिक वाज द कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में हम कैपेसिटेंस को स्टडी कर रहे थे। तो कैपेसिटेंस एक नए तरह का कैपेसिटेंस अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं। उसके लिए जो प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है वो हमने कर लिया डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन E इज इक्वल टू E नॉट बाई के से। सो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आस्क्ड इन द एग्जाम, एवरी ईयर दिस इज आस्क्ड इन द एग्जाम। स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए क्या है
ये है एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, तो आप सिंपल ये बोलेंगे कि सर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन ये कैपेसिटेंस बहुत कम है, हमें कैपेसिटेंस बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की एक लिमिट है। अगर हमें मान लो ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करनी हो तो क्या करना होगा, हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना होगा। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने का एक बेस्ट मेथड है, प्लीज़ लिसन, कैपेसिटेंस बढ़ाने का एक बेस्ट मेथड है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दो कुछ रीजन में। जैसे मान लो ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसकी एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज थी और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज थी, तो क्या हुआ, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एस्टेब्लिश हो गया, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया टी थिकनेस का, प्लेट का सेपरेशन डी था, थिकनेस टी का डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, तो क्या होगा, अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा और दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ। तो हम कर क्या रहे हैं, हम इस कंडीशन में कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज लिसन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डेरिवेशन, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। सो सपोज ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T is inserted between the plates of capacitor, so electric field EP is induced, everything is written very clearly in detail so that you can understand without any problem. EP is induced inside the dielectric slab due to polarization. Dielectric polarization हम ऊपर ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक कितना होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, आपको तो ये याद रखना है, E इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V लगा के रखा है, आप देखें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V लगा के रखा है। सो V और E का रिलेशन बताएंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का वेरी सिंपल रिलेशन, V इज इक्वल टू ई डी, वेरी सिंपल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, मैंने आपसे कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। सो V इज इक्वल टू ई टी, तो होगा क्या, ये जो मेरा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है ये एयर में और डाइलेक्ट्रिक के अंदर कंज्यूम होगा, यूज होगा। कंज्यूम किस लिए होगा, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पर मैं V इज इक्वल टू ई डी यूज कर रहा हूँ, बस एक इक्वेशन में ये डेरिवेशन हो जाएगा, ये एक इक्वेशन में हो जाएगा। V इज इक्वल टू ई डी मैंने लगा दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, डिस्टेंस डी माइनस टी हो गया क्योंकि डी टोटल हो गया और टी थिकनेस हो गया, तो ई नॉट डी माइनस टी। ये स्लैब के अंदर वोल्टेज V इज इक्वल टू ई डी लगा दिया। सो अब E इज इक्वल टू ई नॉट बाई के लिख दिया। ई नॉट बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ध्यान से इसको देखें, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन बाई के। तो V इज इक्वल टू क्यू को, सिग्मा को क्या लिख दिया, क्यू बाई ए, ये तो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्यू बाई ए, और यहाँ पर हमने क्यू इज इक्वल टू सी वी, वेरी फेमस रिलेशन। मैं बार बार इस फॉर्मूले को बता रहा हूँ कि कैपेसिटेंस के केस में क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो यहाँ पर मैंने क्यू को सी वी लिखा, वी से वी कैंसिल हो गया, तो हमारा फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी इंटू वन माइनस के, वन माइनस वन अपॉन के। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखें। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। आप देखो कि एयर कैपेसिटर का था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो डिनोमिनेटर हमने कम कर लिया, डिनोमिनेटर कम कर लिया तो क्या हुआ, हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे, अगर कंडक्टिंग प्लेट है तो कंडक्टिंग प्लेट तो आपको मालूम ही है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, या हम यहाँ से भी कर सकते हैं, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी, के इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर कंडक्टर्स, तो इससे भी कर सकते हैं, बट ड्राइव भी हो जाएगा सेम मेथड से। तो V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सो ये V सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, क्यू इज इक्वल टू सी वी लिखा, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी।
So if a conducting slab is placed between the plates of capacitor, then also capacitance increases. But in case of dielectric slab, there is more increase in the capacitance. So it is advisable, it is suggested all the time कि plates of capacitor के बीच में एयर के बजाय कोई और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होना चाहिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो. सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये आप ध्यान से देखें इसको, और ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, तो क्या होगा, एंड मतलब क्या है कि मान लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, तो मेरा कहना यह है कि ये जो 5 फिजिकल क्वांटिटी है, दीज आर 5 फिजिकल क्वांटिटी, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, एनर्जी पे क्या क्या इफेक्ट आएगा. नंबर 1, फर्स्ट केस व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स से बैटरी कंटिन्यूसली कनेक्टेड है. तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि जब बैटरी कनेक्ट होती है तो बैटरी कैपेसिटर की प्लेट्स को कांस्टेंट पोटेंशियल पर रखती है, तो V सेम रहेगा, और Q इज इक्वल टू CV, तो Q इंक्रीज कर जाएगा. और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता ही है, ये तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा. V सेम है तो Q इंक्रीज हो गया. E इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C, C इंक्रीज हो गया, और यहाँ से भी कर सकते हैं, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया. V कांस्टेंट है तो क्या होगा, एनर्जी विल इंक्रीज, यहाँ पर ये इंक्रीज आएगा, एनर्जी विल इंक्रीज, सॉरी दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नॉट एनर्जी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, E0 बाई के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज. और चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, V सेम है, C इंक्रीज हो गया चार्ज, और ये हो गया एनर्जी हो गई हाफ CV स्क्वायर, C इंक्रीज हो गया, V कांस्टेंट. अब दूसरा केस व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को अगर डिस्कनेक्ट कर देंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि चार्ज सेम रहता है, चार्ज रिमेन्स सेम इन दैट केस. सो चार्ज सेम है, और डाइलेक्ट्रिक डालने से C तो इंक्रीज हो गया, तो Q इज इक्वल टू CV, सो V इज इक्वल टू Q बाई C, तो V डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो ही गया डाइलेक्ट्रिक के अंदर. और एनर्जी Q स्क्वायर बाई 2C से अगर करेंगे तो Q कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, C हमारा इंक्रीज हो गया तो U डिक्रीज हो गया. सो स्टूडेंट्स, these questions are homework for you. Question number 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 12 of NCERT exercise. In case of any problem, please comment, please comment on YouTube channel. And students, मैं आपसे कहता ही रहता हूँ कि आप इसको शेयर करें और YouTube पे वीडियो देखें, और इसमें इस तरह से हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया. टुमारो वी विल स्टार्ट द थर्ड चैप्टर. इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर एक्सरसाइज, प्लीज़ राइट मी. ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच.